ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 146। डॉक्टर वेगापंग। अज्ञात द्वीप, नई दुनिया। ब्लेज और किजारू सबाउडी से निकलकर आधी रात के आसपास मरीन साइंस डिवीजन के गुप्त मरीन बेस पर पहुंचे। इस द्वीप पर विशेष सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाती है, जो सामान्य मरीन से अलग तरह की पोशाक पहने हुए होते हैं। लेकिन किजारू की मौजूदगी ने प्रक्रिया को सरल बना दिया, क्योंकि उनमें से हर कोई उसे जानता था और उसका बहुत सम्मान करता था। उनमें से किसी ने भी उनके प्रवेश पर सवाल नहीं उठाया। ब्लेज और किजारू उस सुविधा केंद्र में पहुंचे, जहां विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और वैज्ञानिक मौजूद थे, जो व्यस्तता से इधर उधर दौड़ रहे थे। जल्द ही वे एक कमरे में पहुंचे जो औजारों, मशीनों, आधे अधूरे साइबॉर्ग से भरा हुआ था। इन सभी चीजों ने ब्लेज को बेहद हैरान कर दिया। बूढ़े आदमी किजारू, तुम आ गए, दूर से एक आवाज आई। क्या? जब ब्लेज ने देखा तो वो एक जाना पहचाना चेहरा देखकर हैरान रह गया। सेंटोमारू, मरीन साइंस यूनिट के कप्तान और वेगापंग के अंगरक्षक। ब्लेज की उपस्थिति को देखकर सेंटोमारू ने आश्चर्य व्यक्त किया और किजारू से पूछा, क्या ये वही मरीन नहीं है जो हाल ही में खबरों में था? हाँ, वो ब्लेज कुन है, किजारू ने उत्तर दिया और बोला, क्या सब कुछ तैयार है? हमें सुबह निकलना है ना? हाँ, लेकिन यहां के लोग बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक उपकरण जहाज पर नहीं पहुंचाए हैं, सेंटोमारू ने जवाब दिया। वेगापंग कहाँ है? किजारू ने पूछा। सेंटोमारू फिर उन्हें मंद रोशनी वाले एक अंधेरे कमरे में ले गया। जब ब्लेज अंदर दाखिल हुआ तो उसने ठंडी हवा में सांस ली, क्योंकि कमरा शैतानी फलों से भरी बोतलों से भरा हुआ था। यह पहली बार है जब उसने एक ही जगह पर इतने सारे शैतानी फल देखे हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर मानव निर्मित हैं, जो दिखने में मुस्कान जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ असली भी है। वहां से सेंटोमारू ने एक और धातु का दरवाजा खोला, जो उन्हें एक बड़े धातु कक्ष में ले गया, जिसमें शोध पत्र और आधे अधूरे रोबोट रखे हुए थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने चश्मा पहना हुआ था और जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट थी और जो अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ दिख रहा था। वो माइक्रोस्कोप से किसी चीज को दिलचस्पी से देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो वेगापंग है। उसने अपनी धारीदार शर्ट और पीले दस्ताने के ऊपर एक मानक सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था। लेकिन जब ब्लेज ने चारों ओर देखा तो उसका ध्यान किसी चीज ने खींचा। उसने सभी प्रकार के शोध पत्र देखे, विशाल कायीकरण, क्लोनिंग, कृत्रिम शैतान फल, वंशावली कारक पर प्रयोग, सीस्टोन और कई अज्ञात चीजें जिन्हें वो समझ भी नहीं पाया था। बूढ़े वेगापंग, एडमिरल किजारू यहां है। सेंटोमारू ने शोध को इस तरह बाधित किया जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो, और वेगापंग को इस व्यवधान से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने किजारू को देखा और बोला, ओ एडमिरल किजारू, आप यहां। आपका पिका पिका नोमी एक अद्भुत शैतानी फल है। मैंने इसे लगभग तोड़ लिया है। बहुत जल्द ही मैं आपकी कुछ क्षमताओं को अपने हालिया प्रोजेक्ट में शामिल करूंगा। वेगापंग परिणामों से रोमांचित लगता है। आप समय पर आए। मुझे आपके रक्त के और नमूने चाहिए। डॉक्टर वेगापंग, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हमें अब इस सुविधा को खाली करना होगा। क्या आपको विश्व सरकार से आदेश नहीं मिले? किजारू ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। वेगापंग ने किजारू के शब्दों को अनसुना कर दिया। तुम कौन हो? चश्मे के पीछे से उसकी आंखें ब्लेज को ध्यान से देखने लगी और जल्द ही वे चमक उठीं। इतनी प्रबल जीवन शक्ति! ब्लेज के पास पहुंचते ही उसने बुदबुदाया, डॉक्टर वेगापंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ब्लेज हूं, मुख्यालय मरीन वाइस एडमिरल। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ब्लेज ने अपना परिचय दिया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा शरीर सबसे आकर्षक है जो मैंने कभी देखा है और जो सभी पहलुओं में संतुलित है। तुम्हारी शारीरिक शक्ति की तुलना कायदों से नहीं की जा सकती, लेकिन मजबूत जीवन शक्ति के साथ तुम टिकाऊ हो और जल्दी ठीक हो सकते हो। धन्यवाद, ब्लेज ने वेगापंग्स को अपने शरीर को छूने से रोकते हुए कहा। तभी उसने देखा कि वेगापंग्स के गिलास पर डेटा की एक स्ट्रिंग प्रदर्शित हो रही है, जो संभवतः उसके शरीर से स्कैन की गई है। क्या मुझे आपका रक्त का नमूना मिल सकता है? नहीं। वेगापंग को अस्वीकृति निराशाजनक लगी, लेकिन उसने इस पर विचार नहीं किया। वो उनके पास से निकल गया और किजारू से पूछा, नई सुविधा कहाँ है? मैं नहीं चाहता कि ऐसी ही कोई घटना फिर से घटे। ये मेरे शोध में बाधा डाल रही है। नई सुविधा रेड लाइन के पास एक द्वीप पर है और ये किसी भी लॉग पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मरीन बेड़े को तेज गति से भेज देंगे। आपको वहां कोई समस्या नहीं होगी, किजारू ने धीरे से समझाया। ठीक है, मैं अन्य लोगों को सूचित कर दूंगा कि वे इस सुविधा को खाली कर दें और जो भी बेकार है उसे नष्ट कर दें। वेगापंग के आदेश के बाद निकासी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। इस बीच ब्लेज ने वेगापंग के कमरे को छोड़ दिया और विज्ञान सुविधा का दौरा किया, जो विचित्रताओं से भरा हुआ था। एक विशेष शोध कक्ष ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सीजर क्लाउन को इम्पेल डाउन के स्थान पर
यहां भेजे गए कैदियों पर प्रयोग करते देखा। सीजर ने कैदी को किसी तरह का सीरम इंजेक्ट किया, जिससे वो हिंसक रूप से छटपटाने लगा और दर्द से चीखने लगा। उन्हें देखकर सीजर हंसा। शुरोरोरो, वास्तव में यह विज्ञान का शिखर है, जीवित विषयों के साथ प्रयोग। मुझे यहां अच्छा लगता है क्योंकि हम जो चाहे कर सकते हैं। आप लात मार सकते हैं या चिल्ला सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। विश्व सरकार के कैदियों के रूप में कोई भी आप सभी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। क्या ऐसा है? ब्लेज पास आया। तुम कौन हो? सीजर ने पीछे देखा, लेकिन ब्लेज को देखते ही उसने अपनी बात रोक दी। तुम वही मरीन हो जिसने कुछ दिन पहले कैडो से लड़ाई की थी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भले ही वे समुद्री डाकू हैं, लेकिन वे भी इंसान ही है। उनमें से हर कोई बुरा नहीं है, ब्लेज ने कहा, जबकि सीजर ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में वो ब्लेज से थोड़ा डरता है, क्योंकि उसने डेन मुशी के प्रक्षेपण के माध्यम से उसके और कैडो के बीच लड़ाई देखी थी। वो इसे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस कैडो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। ब्लेज ने आगे कहा, क्या आपने अभी घोषणा नहीं सुनी? सुविधा को खाली करें और आवश्यक उपकरण बंदरगाह पर मरीन युद्धपोत में स्थानांतरित करें। अध्याय 147 क्रिस्टल पायरेट से फिर मुलाकात। अगली सुबह 6 मरीन युद्धपोत एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन में व्यवस्थित होकर समुद्र में घूम रहे थे। प्रत्येक तरफ 4 ने बीच में 2 की रक्षा की। विज्ञान प्रभाग के पूर्व मरीन बेस को छोड़े हुए उन्हें 2 घंटे हो चुके हैं। इस समय वे पंख हैज की ओर जा रहे हैं, जहां विश्व सरकार द्वारा विज्ञान प्रभाग के लिए नया गुप्त समुद्री बेस बनाया गया है। विश्व सरकार द्वारा निवेशित संसाधनों, जनशक्ति और संरक्षण की संख्या को देखते हुए कोई भी कल्पना कर सकता है कि विज्ञान प्रभाग उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मरीन सैनिकों के अलावा दुनिया के कुछ बेहतरीन सरकारी एजेंटों को भी सुरक्षा के लिए भेजा है। ब्लेज को संदेह है कि सिफर पोल भी उनके बीच छिपे हुए हैं। ब्लेज अग्रणी जहाज में था जो आगे था, जबकि किजारू और सेंटोमारू वेगापंख, सीजर जोकर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मध्य जहाज में थे। जब ब्लेज सामने के डेक पर खड़ा होकर सुबह के सूर्योदय का आनंद ले रहा था, तो उसने अचानक दूरी पर जहाज की परछाइयों का एक बेड़ा देखा। केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि वहां तैनात मरीन सैनिकों ने भी आने वाले जहाजों को देखा और पूरे मरीन को सतर्क कर दिया। कुछ ही समय में परछाइयों का बेड़ा साफ हो गया। वहां 10 जहाज थे। वे सभी समुद्री युद्धपोत के आकार के बराबर थे। उनमें से सबसे आगे एक बड़ा जहाज है, जिस पर क्रिस्टल डिजाइन वाली खोपड़ी की जॉली रोजर बनी हुई है। क्रिस्टल पायरेट्स। ब्लेज की आंखें ठंडी हो गई और उनमें हत्या की मंशा झलकने लगी। सिर्फ क्रिस्टल समुद्री डाकू ही नहीं, उसने नई दुनिया के दूसरे मशहूर समुद्री लुटेरों को भी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ देखा। ब्लेज ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हैं। उस समय किजारू की आकृति उसके बगल में चमक उठी। दूर से जहाजों को घूरते हुए वो बोला, क्रिस्टल समुद्री डाकू। वे समुद्र पर सामना करने के लिए सबसे बुरे दुश्मन हैं। ये परेशानी भरा होने वाला है। उसकी क्षमता कुजान जैसी ही है। अगर वो उनका इस्तेमाल करता है तो हम अपनी चलने की क्षमता खो देंगे और अचल लक्ष्य बन जाएंगे। ब्लेज ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने पहले ही उसकी क्षमता का अनुभव कर लिया था। लेकिन किजारू की तरह उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि उसे कोई परवाह ही न हो। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, ब्लेजकुन? किजारू ने पूछा। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? हमारे पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनसे बच पाना लगभग असंभव है। ब्लेज ने कंधे उचका दिए। इस बीच क्रिस्टल समुद्री डाकू जहाज पर मुंह पर सिगरेट लगाए एक समुद्री डाकू ने दूरबीन से ब्लेज और किजारू को देखा और बोला, कप्तान, ये वही आदमी है जिसका सामना हमने पहले किया था। और एडमिरल किजारू भी जहाज पर है। उनकी निगरानी में वेगापंख का अपहरण करना आसान नहीं होगा। यह बहुत ही भयानक लाइनअप है। यह तो अब तक सुनी गई बस्टर कॉल से भी अधिक डरावनी है। एक तलवारधारी समुद्री डाकू ने अपनी चमकती हुई तलवार को चाटा और पूछा, कप्तान, क्या हम ये कर रहे हैं? बेशक, हम ऐसा कर रहे हैं, क्रिस्टल ने सख्त लहजे में कहा, जबकि उसके चेहरे पर एक अलग सा भाव था। उसे यूं को कहा जा सकता है, लेकिन क्रिस्टल उसकी कमियों को अच्छी तरह जानता है, और यह भी कि कितने लोग इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही कारण है कि उसने गुप्त रूप से कैडो के साथ साझेदारी की। जब वो वेगापंख को जब्त करके उसे कैडो को सौंपने का लेन देन पूरा कर लेगा, तो उसे हथियारों और क्षेत्रों का भंडार देने का वादा किया गया था। वन पीस प्राप्त करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे आग में चलना ही क्यों न पड़े। ब्लेज और किजारू सामने के डेक पर खड़े होकर समुद्री डाकुओं के जहाजों को देख रहे थे, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे, जबकि जहाजों पर मौजूद नौसैनिक पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने अपनी राइफलों को निकट आ रहे जहाजों पर निशाना बनाया तथा तोपों को इस प्रकार तैनात किया कि वे तत्काल फायर कर सकें। जैसे ही वे सीमा में दाखिल हुए,
किजारू ने आदेश दिया, फायर। उसी समय समुद्री लुटेरों के जहाजों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। युद्ध की शुरुआत से ही समुद्र हिल गया जहां वे खड़े थे। उस समय ब्लेज ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी तर्जनी में बहुत अधिक ऊर्जा एकत्रित हो गई और एक छोटे सिक्के के आकार का नीला लघु सूर्य बन गया। जैसे ही किजारू को आश्चर्य हुआ कि ब्लेज क्या कर रहा है, उसने देखा कि ब्लेज अपने हाथ से एक चीज को ऐसे दाग रहा है जैसे कि वो लेजर हो, और वो चीज चकाचौंध करने वाली गति से समुद्री डाकुओं के एक जहाज पर जा गिरी हो। बूम! इसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने सभी को अंदर तक झकझोर दिया, तथा फिर उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। विस्फोट के बाद उच्च तापमान की लपटें एक निश्चित सीमा तक फैल गई, फिर एक बिंदु तक संकुचित हो गई, जिससे उस क्षेत्र में मौजूद सब कुछ वाष्पीकृत हो गया और हवा में फैल गया। हमले की चपेट में आया जहाज और उसमें सवार समुद्री लुटेरे कहीं नजर नहीं आए, लेकिन समझदार दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। गल्प! दूसरे जहाज पर बैठे समुद्री लुटेरे डर के मारे यंत्रवत एक कदम पीछे हट गए। इस तरह के राक्षस का सामना करते हुए जो उन्हें एक पल में नष्ट कर सकता था, वे शक्तिहीन और महत्वहीन महसूस कर रहे थे। डरावना ने किजारू ने टिप्पणी की। दूसरी ओर मरीन्स का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे ब्लेज और उसके कारनामों को जानते थे, और जब वो उनके साथ था तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ अगर दूसरी तरफ योनको है, हमारी तरफ तो वाइस एडमिरल ब्लेज है। इस विचार को मन में रखते हुए उन्होंने निडरता से हमला किया। जहां तक एडमिरल किजारू का सवाल है, वो महत्वहीन थे और पूरी तरह से भुला दिए गए थे। इस बीच वेगापंक, सीजर जोकर, सेंटोमारू और अन्य वैज्ञानिक विश्व सरकार के एजेंटों द्वारा संरक्षित दूर से लड़ाई को देख रहे थे। वो कैरो जैसा राक्षस है। मरीन को एक और शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया है। विश्व सरकार के साथ मिलकर काम करना सही निर्णय है। सीजर क्लाउन को पसीना आ गया और वो सोचने लगा। वेगापंक की बात करें तो जब उसने हमला देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये हमला, ये आसान नहीं है। उसने कौन सा शैतानी फल खाया? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अध्याय 148 क्रिस्टल की शक्ति। क्रिस्टल फल। ब्लेज ने चुपचाप बैठे रहने के बजाय फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसका इरादा व्यापक दायरे में हमला करने का था। वो समुद्री लुटेरों को उनके बीच की दूरी कम करने नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे सभी नौसैनिकों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। उन्होंने जो महसूस किया उसके अनुसार समुद्री डाकुओं की संख्या नौसैनिकों की संख्या से कम 3 गुना है, भले ही उन्होंने उनका एक जहाज नष्ट कर दिया हो। ब्लेज ने सांस ली और उसके शरीर से नीली सफेद लपटें निकलने लगी। प्रार्थना की मुद्रा में हथेली को एक साथ दबाते हुए उसने उसे आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियों से आग की लपटें नरक की तरह उठीं और आगे की ओर बढ़ती गई, जो इतनी बड़ी थी कि एक ही झटके में समुद्री लुटेरों के जहाजों को नष्ट कर सकती थी। उसके हमले को देखकर नौसैनिकों ने खुशी मनाई और उत्साहपूर्वक तोपें दागी, मानो जीत उनकी मुट्ठी में आ गई हो। दूसरी ओर क्रिस्टल समुद्री लुटेरों के अलावा अन्य समुद्री लुटेरे और अंडरवर्ल्ड के लोग ब्लेज की लॉ के सामने अपनी पैंट पेशाब करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले जो कुछ हुआ था उसे देखा था। वे हवा से राख के रूप में बिखरना नहीं चाहते। कोई विकल्प न होने पर वे सभी क्रिस्टल की ओर मदद के लिए देखने लगे। वे जानते थे कि उनके समूह में वही एकमात्र व्यक्ति है जो आग को रोक सकता है और ब्लेज से उसकी बराबरी में लड़ सकता है। क्रिस्टल ने सूंघ कर अपने हाथ फैलाए और अपने हाथों से एक लंबा क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला जो समुद्र से जुड़ गया, और उसने समूचे समुद्री जल को क्रिस्टलीकृत कर दिया, जिसके अंदर बैंगनी रंग था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सब कुछ क्रिस्टल से ढका हुआ था। पूरा समुद्र क्रिस्टल से ढका हुआ था, जबकि दोनों तरफ के जहाज भी अपनी जगह पर खड़े थे और चलने की क्षमता खो चुके थे। हिल गए। एक क्षण के लिए इलाका कांप उठा। फिर जमीन से लगभग 25 मीटर ऊंची एक विशाल क्रिस्टल की दीवार उभर आई, जिसने समुद्री डाकुओं के जहाजों को पूरी तरह से ढक लिया। इसने सभी का दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। यहां तक कि ब्लेज की लपटें भी इतनी मजबूत क्रिस्टल दीवार को तोड़कर पीछे सुरक्षित समुद्री डाकू जहाजों तक नहीं पहुंच सकती। अचानक आए इस बदलाव से सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने योंकों को कमतर आंका था, लेकिन ब्लेज ने हमला करना बंद नहीं किया था। इससे पहले कि लपटें क्रिस्टल की दीवार पर गिरती, ब्लेज ने दबी हुई हथेली को खोला और उन्हें फिर से अंदर धकेल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लपटें 2 दिशाओं में विभाजित हो गई और बिना किसी प्रयास के क्रिस्टल की दीवार से बच गई। इससे पहले कि वे फिर से एक साथ टकराती, दोनों तरफ से समुद्री डाकुओं को नष्ट करने का प्रयास करती। क्रिस्टल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी क्षमता के साथ सुरक्षा की एक और परत खड़ी कर दी, लेकिन वो ये नोटिस करने में विफल रहा कि ब्लेज की लपटें वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले देखी थी। बूम! जब ब्लेज की लपटें क्रिस्टल दीवार के संपर्क में आईं, तो उनमें वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ। इससे पहले कि उसकी लपटें बलपूर्वक रक्षा को नष्ट कर देती
और आगे बढ़ जाती। क्रिस्टल की क्षमता से गति बाधित हुई, लेकिन ब्लेज की लपटों ने फिर भी दोनों पक्षों के 2 जहाजों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप समुद्री डाकुओं की सेना और कम हो गई। इस बीच क्रिस्टल अपनी भौहें उठाकर ब्लेज को देख रहा था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी लपटें बहुत तीव्र थी, उनका तापमान बहुत अधिक था और उनकी बनावट भी ठोस थी, जो पहले नहीं थी। प्रत्यक्ष युद्ध में अगर ठीक से बचाव न किया जाए तो ये उसके लिए खतरा बन सकता है। उसकी इंद्रियां उसे बताती है कि ब्लेज वही व्यक्ति नहीं है जिसे उसके दल ने पहले कुचल दिया था। जैसे ही शेष समुद्री डाकू दल ब्लेज की लपटों से बचकर खुश हुआ, किजारू ने भी हमला बोल दिया। यासाकानी नो मगाटामा। अपनी दोनों भुजाओं को छाती के सामने क्रॉस करके उसने दोनों हाथों से विनाशकारी प्रकाश किरणों की बौछार छोड़ी, जो जिस चीज पर भी पड़ती उसे अत्यधिक क्षति पहुंचाने में सक्षम थी। लेकिन क्रिस्टल की अभेद्य रक्षा के सामने किजारू की प्रकाश किरणें भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने में विफल रही। इससे न तो किजारू और न ही ब्लेज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे दोनों ही ब्लेज की क्षमता के बारे में अच्छी तरह जानते थे। किजारू बस अपनी फल शक्ति की सीमा का परीक्षण कर रहा है और साथ ही दूसरे पक्ष के साथ खेल रहा है। ब्लेज क्रिस्टल की शक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसकी क्षमता एडमिरल आओकीजी के समान लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत अलग थी। आओकीजी की बर्फ बनाने की क्षमता एलिमेंटलाइजेशन की अवधारणा पर काम करती है, जबकि क्रिस्टल में ज्यादातर चीजों को क्रिस्टलाइज करने की क्षमता है। इसके अलावा वो अपनी इच्छानुसार उन्हें सख्त या नरम कर सकता है। क्रिस्टलीकृत जमीन एक अच्छा उदाहरण है। यदि वो चाहे तो मिट्टी की बनावट के समान जमीन के एक हिस्से को नरम कर सकता है और उसे कठोर करने से पहले अन्य हिस्सों को डुबाने के लिए उपयोग कर सकता है। ब्लेज को यह स्वीकार करना पड़ा कि क्रिस्टल का अपने शैतानी फल की क्षमता पर नियंत्रण अभूतपूर्व है। अपने सभी कौशलों को मिलाकर वो वास्तव में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है। अगर ब्लेज क्रिस्टल की शैतानी फल की क्षमता के इस्तेमाल की तुलना उसके गुण बिंदु से करे तो ये 70 बार सीमा से ऊपर होगा। लेकिन ब्लेज ने भी अपने शैतानी फल की शक्ति को अगले स्तर तक बढ़ाया है। परिणाम पिछली बार जैसा नहीं होगा। मैं क्रिस्टल को ले जाऊंगा, तुम बाकी लोगों पर नजर रखना, ब्लेज ने किजारू से कहा। ठीक है। दोनों पक्ष अपने अपने जहाज से कूदकर एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ मरीन थे और दूसरी तरफ समुद्री डाकू और अंडरवर्ल्ड के लोग थे। कोई विकल्प न होने पर अपने वरिष्ठ के आदेश के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। टकराहट, धातु के टकराने और धमाकों की आवाजें आसपास गूंज उठीं। इस बीच ब्लेज भी जहाज से कूद गया और क्रिस्टल का सामना किया, जो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, उसे देख रहा था, जबकि उसके अधीनस्थ किजारू को उत्पात मचाने से रोकने के लिए गए थे। पिछली बार जब हम मिले थे तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। क्रिस्टल ने दया से अपना सिर हिलाया। जब तुम्हारे पास मौका था तब तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, अब नहीं। ये कहते हुए ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, जबकि उसके हाथ में नीले सफेद रंग का एक ठोस डंडा आ गया। इससे भयानक गर्मी और दमन की भावना पैदा हुई। विजेता की हकी से उन्हें भरकर ब्लेज आगे बढ़ा और उसने अपनी सारी ताकत से कर्मचारियों को क्षैतिज रूप से लहराया। कर्मचारियों ने बिजली की काली चमक छोड़ी, जो चारों दिशाओं में चमक उठी। जहां तक क्रिस्टल का प्रश्न है, उसने काले क्रिस्टल से बनी एक तलवार निकाली और उस पर आर्मामेंट हकी का लेप लगाया तथा फिर ब्लेज के हमले की दिशा की ओर तलवार लहराई। टकराना। दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए टकराव हुआ, फिर एक चटकने की आवाज आई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। क्रिस्टल की तलवार बिखर गई और ब्लेज की लाठी क्रिस्टल के चेहरे पर लगी, जिससे वो पीछे की ओर गिर गया। क्रिस्टल की आकृति सैकड़ों मीटर तक पीछे उड़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 149 ब्लेज बनाम क्रिस्टल। यद्यपि प्रहार पूरी तरह से सटीक था, क्रिस्टल ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अंतिम क्षण में उसने अपने चेहरे को क्रिस्टल की एक परत से ढक लिया तथा आर्मामेंट हकी से उसे और मजबूत कर दिया। फिर भी ब्लेज के हमले ने उसे कुछ हद तक घायल कर दिया। अगले ही पल अपने पैरों पर खड़े होकर क्रिस्टल ने अपने होठों से खून पोंछा और ब्लेज की ओर अविश्वसनीय नजर से देखा। आप अपने हमलों को विजेता की हकी से भर सकते हैं? कैसे? क्रिस्टल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसे यह अविश्वसनीय लगा। वो कितने समय से समुद्र में है, लेकिन ब्लेज ने ऐसी चीज में महारत हासिल कर ली है जो वो सालों से नहीं कर पाया था। क्यों? क्रिस्टल को समझ नहीं आ रहा था और उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बेतहाशा भागते विचारों को नियंत्रित करते हुए क्रिस्टल ने ब्लेज का सामना किया। वो जानता था कि ब्लेज अब वही व्यक्ति नहीं है जिससे उसने पहले लड़ाई की थी। एक छोटी सी दुर्घटना उसकी जान ले सकती है। इससे पहले कि क्रिस्टल संभल पाता, ब्लेज ने फिर हमला कर दिया। भयानक तापमान वाला एक छोटा सूरज उसके चेहरे के सामने आ गया। हमले को कम न आंकते हुए क्रिस्टल ने एक विशाल क्रिस्टल दीवार खड़ी कर दी, जो उसके पैरों के नीचे से निकलकर उसे पूरी तरह से घेरने लगी। क्रिस्टल सही था। जैसे ही ब्लेज के छोटे से सूरज ने दीवार को छुआ, उसमें विस्फोट हो गया और तीव्र गर्मी का एक तेज प्रवाह शुरू हो गया, जिसने लगभग अविनाशी क्रिस्टल की दीवार को पिघलाना शुरू कर दिया।
दीवार के पीछे क्रिस्टल ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे लगा कि लपटों का तापमान पिछली बार की तुलना में अधिक है। इसलिए उसने हकी के साथ उन्हें और बढ़ा दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए ब्लेज आगे बढ़ा और उसने क्रिस्टल की दीवार को कॉन्करर के हकी से भरे हुए डंडे से जोर से तोड़ दिया। हमले के पीछे की प्रेरणा और ताकत ने क्रिस्टल की दीवार को तोड़ दिया और क्रिस्टल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन बाद में ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि उसने अपने हाथों को क्रिस्टलीकृत करके हाथों को पार कर लिया था। हमले से क्रिस्टल को पीछे धकेला गया और उसके पैर कुछ मीटर तक फिसले, फिर वे रुक गए। ब्लेज निस्संदेह शक्तिशाली है, लेकिन क्रिस्टल भी अपने क्रिस्टल फल द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सुरक्षा के साथ अपने वर्ग में अलग है। ब्लेज और क्रिस्टल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे ब्लेज ने चतुराई से क्रिस्टल को युद्ध के मैदान से दूर ले गया, ताकि वो बिना किसी चिंता के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। वो वही गलती नहीं दोहराना चाहता जो उसने पिछली बार की थी। इसके अलावा पिछली बार ब्लेज को जो नुकसान हुआ था, उसका मुख्य कारण क्रिस्टल की अजीबोगरीब क्षमता थी। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से तैयार है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी क्षमता काम क्यों नहीं कर रही है? क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं दूसरी बार इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस्टल ने ब्लेज को घूरते हुए गुस्से से देखा। वो वास्तव में ब्लेज की उन्हें रोकने की क्षमता से हैरान था। क्रिस्टल की क्षमता ने पिछली बार ब्लेज को परेशान कर दिया था और लगभग उसकी जान ले ली थी। जहां तक उस क्षमता का सवाल है, क्रिस्टल हवा को भी क्रिस्टलीकृत कर सकता है, और अगर इसे सांस के जरिए अंदर ले लिया जाए तो यह खत्म हो जाता है। यह सूक्ष्म क्रिस्टल नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे देख पाना और इससे बचाव करना बहुत कठिन है। एक बार जब कोई सूक्ष्म क्रिस्टल को अंदर ले लेता है तो क्रिस्टल दूसरे पक्ष की गति को रोक सकता है, यहां तक कि बिना अधिक प्रयास के उन्हें नियंत्रित या मार भी सकता है। लेकिन ब्लेज इन क्रिस्टल को जला सकता है, क्योंकि वो स्वयं सूर्य है। पिछली बार वो ऐसा करने में असफल रहा था, क्योंकि उसकी लपटें उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त तीव्र नहीं थी। इसके अलावा ब्लेज वही व्यक्ति नहीं था जिसने पहले क्रिस्टल का सामना किया था। उसने इस कम समय में काफी सुधार किया। उसने फ्यूचर साइट को समझा और सीखा कि कैसे कॉन्करर की हकी के साथ अपने हमले को बढ़ाया जाए। इस बीच दूसरी ओर किजारू ने क्रिस्टल पायरेट्स के उपकप्तान पागल सिल्वर स्वॉर्ड के साथ लड़ाई की। वो अपने कप्तान क्रिस्टल जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता, लेकिन वो एक शक्तिशाली दुश्मन भी है, जिसके सिर पर 1.2 बिलियन बेरीज का इनाम है। असाधारण कौशल वाला एक लापरवाह और खूनी तलवारबाज। यहां तक कि किजारू जो एक एडमिरल है, वो भी उसे कम समय में नहीं हरा सकता। अमा नो मुराकुमो, स्वर्ग के बादलों की तलवार। किजारू ने प्रकाश से एक लंबी तलवार बनाकर सिल्वर स्वॉर्ड से संघर्ष किया। वेगापंख, सेंटोमारू और अन्य वैज्ञानिक जहाज पर ही रह गए। वेगापंख की नजर ब्लेज और क्रिस्टल के बीच की लड़ाई पर है, क्योंकि वो ब्लेज की लपटों से मोहित हो गया था। ये उन सभी लपटों से अलग थी जो उसने कभी देखी है। अगर संभव हो तो वह इसका मतलब समझना चाहता है और उन्हें अपने हालिया प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है। साथ ही वो ब्लेज की ताकत से भी प्रभावित है। उसने बुदबुदाया, वो मजबूत है। बेशक वो है। क्या आपको लगता है कि जो कोई कैडो से लड़ सकता है और जीवित रह सकता है वो कमजोर है? वो एडमिरल से भी अधिक शक्तिशाली है। सीजर विदूषक ने कहा। सभी को पता नहीं था कि 2 लोग भी विश्व सरकार के एजेंटों द्वारा संचालित जहाजों में से एक से ब्लेज की लड़ाई को गुप्त रूप से देख रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि CP0 है, जो सिफर पोल के बीच सबसे मजबूत खुफिया संगठन है। किसी ने उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे गिराना आसान नहीं होगा, सिर्फ हमारी ताकत से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मत भूलो कि हम यहां उसकी हरकतों पर नजर रखने आए हैं, लड़ने नहीं। CP0 सदस्य, जो कमान संभाले हुए लगता है, ने शांति से कहा। हाँ, वापस लड़ाई पर। ब्लेज ने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि पूरा क्षेत्र नीली सफेद लपटों के समुद्र से घिरा हुआ था, जो किसी भी चीज को जला सकती थी। यहां तक कि क्रिस्टल की क्षमताएं भी इसका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि वे अत्यधिक तापमान में पिघल गई। एक विचार के साथ उसके चारों ओर की लपटें एक साथ आ गई और ब्लेज के पीछे एक हवादार रूप ले लिया। जल्द ही विशाल संरचना नजर आने लगी। ये एक विशालकाय, कई भुजाओं वाली आकृति थी, जिसके केंद्र में बुद्ध का चेहरा था। यह हाशिराम के सच्चे 1000 हाथों जैसा ही था, लेकिन ब्लेज के पास इतने हाथ नहीं थे। उसके पास सिर्फ 200 से 300 हाथ थे, लेकिन इससे भी उसके आधे भंडार खत्म हो गए, चूंकि उन्हें अत्यधिक तापमान से उन्हें मजबूत करना था और उन्हें विजेता की हकी से और अधिक समृद्ध करना था। यह ब्लेज के लिए भी चुनौतीपूर्ण था, चूंकि उसका प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टल बेहतरीन बचाव और शक्तिशाली आर्मामेंट हकी वाला व्यक्ति है। इसलिए ब्लेज को लड़ाई को खींचने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर संभव हो तो इसे एक ही चाल में खत्म करना बेहतर है। अध्याय 150, बचाव बनाम आक्रमण। क्रिस्टल ने ब्लेज के पीछे खड़े विशाल रूप को घूर कर देखा और संकट की भावना महसूस की। वो जानता था कि उस क्षमता का सामना करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और क्या विकल्प था? क्योंकि हमले से भागना कोई विकल्प नहीं है। एक योनको के रूप में उसका गौरव उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। दूसरी ओर ब्लेज इस बड़े हमले के साथ जोखिम उठा रहा है, क्योंकि ये उसकी हकी को बहुत अधिक खपत करता है। लेकिन
वो अपने उन्नत अवलोकन हकी भविष्य दृष्टि की बदौलत अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त रखता है। बिना समय गवाए ब्लेज ने अपनी हथेली आगे करके हमला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लगभग सैकड़ों हाथ आगे बढ़ गए जो अत्यधिक गर्मी से बने थे और हकी से लिपटे हुए थे। सभी दिशाओं से आती हुई असंख्य नीली ज्वालाओं का सामना करते हुए क्रिस्टल ने बस अपना पैर पटका और अगले ही पल ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक छोटे पहाड़ जितने बड़े क्रिस्टल के टुकड़े जमीन से फूट पड़े। सिर्फ 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि लगभग 100 पक्षी जमीन से निकलकर क्रिस्टल की रक्षा करने लगे, जबकि कुछ ब्लेज की ओर बढ़े। ये एक अच्छा कदम था क्योंकि उन्होंने एक ही समय में बचाव और हमला किया। लेकिन ब्लेज, जो पहले से ही भविष्य देख चुका था, उसने आसानी से क्रिस्टल के टुकड़ों को चकमा दिया और सीधे क्रिस्टल पर हमला कर दिया। हालांकि बाद वाला ब्यूट बल से कुछ को रोकने में सक्षम था, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अनगिनत मुट्ठियों ने एक ही समय में क्रिस्टल पर प्रहार किया, जिससे क्रिस्टल को अपने शरीर को क्रिस्टलीकृत करने तथा उसे हकी आयुध से और अधिक सुदृढ़ करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वारों की बौछार खत्म होती, ब्लेज ने अपनी बाई हथेली आगे बढ़ा दी। लेकिन हमला करने के आधे रास्ते में ही उसने रुक गया, क्योंकि उसने क्रिस्टल को भागते हुए देखा था। ज्वलंत मुट्ठियों की बौछार के कारण क्रिस्टल, जिसकी रक्षा लगभग अभेद्य थी, भी घायल हो गया। इसलिए उसने तुरंत अपने नीचे क्रिस्टल की सतह को नरम कर लिया और खिसक गया। हालांकि उस समय यह सबसे अच्छा कदम लग सकता था, लेकिन इसने उसकी क्षमता को सीमित कर दिया। ब्लेज को उम्मीद नहीं थी कि क्रिस्टल ऐसी गलती करेगा, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? अपने पीछे की क्षमता को फैलाते हुए उसने आग की लपटों का उपयोग करके असंख्य भालों को वास्तविक रूप दिया और उन्हें उच्च गति से घुमाया। क्रिस्टल की स्थिति पर निशाना साधते हुए ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया। भाले आगे की ओर बढ़े। उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को कवर नहीं किया, बल्कि क्रिस्टल के पीछे हटने वाले बिंदु को निशाना बनाते हुए एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित हो गए और ब्लेज ने भालों को 4 परतों में व्यवस्थित किया। पहली और दूसरी परतें, जो पूरी तरह से उसकी शैतानी फल क्षमता से बनी है, क्रिस्टल की रक्षा को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जबकि तीसरी और चौथी परतें असली है, क्योंकि उन्हें उसकी हकी के विशाल भंडार से मजबूत किया गया है। आने वाले खतरे को भांपते हुए क्रिस्टल ने अपने दांत पीस लिए और अपनी क्षमता का उपयोग करके कठोर क्रिस्टल से एक गुंबद बना दिया। लेकिन यह ब्लेज के ज्वाला भालों को उसमें घुसने से नहीं रोक सका। बूम! भालों की बौछार ने निशाना साधा और अगले ही क्षण वे फट गए, जिससे मशरूम जैसा बादल उत्पन्न हो गया और भयानक आघात तरंग उत्पन्न हुई, जिसने 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। हमले के बाद की स्थिति ने विस्फोट स्थल से काफी दूर चल रही मरीन और समुद्री डाकुओं के बीच लड़ाई को भी प्रभावित किया। किजारू, जो सिल्वर स्वॉर्ड से लड़ रहा था, एक पल के लिए रुका और आसमान में पहुंचे भयावह बादल को देखते हुए बड़बड़ाया, डरावनाने, अगर वे जमीन पर भिड़ते तो हमले के पैमाने ने पूरे द्वीप को नष्ट कर दिया होता। वेगापंख, जो किसी तरह की उन्नत दूरबीन के माध्यम से लड़ाई देख रहा था, ने जल्दी से सांस ली। ये विस्फोट मैंने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे अलग है। अगर मैं इसके पीछे के तंत्र को जान पाता। जहां तक जहाज पर मौजूद अन्य लोगों का सवाल है, वे इतनी दूरी से भी झटके और तीव्र गर्मी महसूस कर रहे थे। युद्ध की बात करें तो ब्लेज अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग करते हुए मध्य हवा में मंडरा रहा था। उसके नीचे 1 किलोमीटर लंबा गड्ढा है, जिसके केंद्र में कम से कम 200 मीटर की गहराई है। क्रिस्टल की हालत बहुत दयनीय थी। उसका एक घुटना जमीन को छू रहा था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके शरीर पर जलने के निशान देखे जा सकते थे। उसके बाएं हाथ और पेट के दाहिने हिस्से से खून बह रहा था, जिससे एक छेदा हुआ घाव दिखाई दे रहा था। खून से लथपथ खांसते हुए क्रिस्टल मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जबकि उसके घावों को खून बहने से रोकने के लिए क्रिस्टलीकृत किया गया था। ब्लेज ने उसकी हालत देखकर भौहें सिकोड़ी। हालांकि वो उसकी क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह जानता था, फिर भी वो हैरान था। अब उसे समझ में आया कि क्यों क्रिस्टल को योंको कहा जाता है और क्यों वो कई महान समुद्री डाकुओं के दल के सामने अपराजित रहा, जिन्होंने उसका स्थान लेने की कोशिश की। ब्लेज को पता था कि क्रिस्टल की ताकत मुख्य रूप से उसके शैतानी फल से आती है और वह इसे रचनात्मक रूप से कैसे इस्तेमाल करता है। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि क्रिस्टल अपनी क्षमता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इसके विपरीत है। उन्होंने अपनी अधिकांश क्षमता समुद्र से हासिल की, जिसे उन्होंने शुरुआत में ही क्रिस्टलीकृत कर लिया था। चूंकि वो उन्हें हवा से नहीं बनाता, इसलिए भले ही उनकी लड़ाई 3 या 4 दिनों तक चले, वो थकेगा नहीं। यही बात उसे एक दुर्जेय दुश्मन बनाती है। यही कारण है कि ब्लेज ने लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसने पाया कि यह आसान नहीं होगा। सौभाग्य की बात यह है कि क्रिस्टल भी इंसान है, क्योंकि ब्लेज को पता था कि उसके पिछले हमले ने उसे कुछ हद तक घायल कर दिया है। इस तरह के 2 या 3 और हमलों का सामना करने पर वो भी गिर जाएगा।
क्रिस्टल का सबसे बड़ा हथियार बचाव है, जबकि ब्लेज का मजबूत पक्ष उसका आक्रमण है। इस लड़ाई में जीत ये निर्धारित करती है कि कौन श्रेष्ठ है।